Hello student, I hope you all are well. Welcome in our online classes for class 7. Chapter number 3 हिमालय की बेटियाँ। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिमालय की बेटियों के बारे में। नागार्जुन द्वारा लिखा गया यह पाठ, इसमें बताया गया है हिमालय के बारे में। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई सी लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। इसमें नागार्जुन ने बताया है कि अभी तक तो हमने उनको दूर से देखा था। उस पर्वत, हिमालय पर्वत के बारे में बता रहे हैं। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला का अर्थ होता है अच्छे कुल की जो महिला होती है उसके प्रति वह प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। उनके प्रति मेरे दिल में बहुत श्रद्धा और आदर था। माँ और दादी और मौसी की गोद की तरह धारा में डुबकियाँ लगाया करता था। जैसे हम अपने माँ और दादी, मौसी इन सब की गोद में बैठते हैं तो वैसे ही उनकी धाराओं में मैं डुबकी लगाया करता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि वही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदान में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। लेखक कहते हैं कि इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो मुझे कुछ अलग ही रूप लगा। मैं हैरान था कि वही पतली गंगा, यमुना, सतलज जब समतल में आती हैं तो वह इतनी विशाल, मतलब कैसे विशाल में बहुत बड़ी फैल कैसे जाती हैं। नदियों का उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका उत्साह कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। लेखक कहते हैं जब ये नदियाँ समतल में आती हैं तो इनका उछलना, कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते रहना, भावभंगी, सब उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि उन बेटियों की बाल लीला देखकर। लेखक कहते हैं जब किसी लड़की को मैं देखता हूँ या कली पर मेरा ध्यान अटक जाता है तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता है। विस्मय मीन आश्चर्य नहीं होता है इतना। जब किसी लड़की को या कली को देखते हैं तो लेखक कहते हैं कि इतना आश्चर्य तो मुझे तब भी नहीं होता है जितना इन नदियों को देखकर हो जाता है। कहाँ ये भागी जा रही हैं, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधे से परी घाटियाँ, बंधुर अत्यकाएँ, सरब सब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। लेखक कहते हैं कि कहाँ से ये भागी जाती हैं नदियाँ, क्या इनका लक्ष्य है, इतनी बेचैन क्यों है ये नदियाँ। अगर महान पिता का भी विराट प्रेम पाकर इनके हृदय में अतृप्त ही है, वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधे भरी घाटियाँ, इन सब चीज़ों के बारे में लेखक बताते हैं कि ये नदियाँ इतनी बेचैन क्यों हैं। बंधुर अत्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा।
जब यह खेलते खेलते जंगलों में देवदार, चीड़, सरो, ये सारे पेड़ वृक्ष होते हैं जंगलों में, जब ये नदियाँ यहाँ तक पहुँच जाती हैं तो इनको शायद पुरानी बातें सोचने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर घुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों में जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। लेखक कहते हैं जो बूढ़ा हिमालय है इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धूनता होगा, मतलब कितना सिर धूनना मतलब कितना सोचता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों में जाकर पूछिए कि उत्तर के विराट में मौन के सिवाय कुछ भी नहीं है, वहाँ पर खाली जंगल ही जंगल है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाव, झेलम, काबुल, कपीसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आँखों के सामने नाचने लगती हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं वो दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही सारी नदियां जो हैं वो सभी बेटियों की आँखों के सामने नाचने लगती हैं। इन सारी नदियों को हिमालय की बेटियां कहा जाता है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं हैं। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दोनों महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। लेखक कहते हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं में कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से न जाने कब इकट्ठा होकर इन दोनों महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित हो रही हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय ने इन दो बेटियों के हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। दो बेटियां जो हैं वो हिमालय की जो है सिंधु और ब्रह्मपुत्र हैं, जिन्होंने मैदान में ही इन नदियों को देखा होगा। इनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़ा हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आम नदियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। लेखक ने बताया है जिन्होंने मैदानों में ही उन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में ही शायद यह बात आ सके कि बूढ़ा हिमालय की गोद में जो बच्चियां बनकर खेला करती हैं, माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली बालिकाओं को, नंग धड़ंग मीन्स जैसे हम अपने माँ बाप के साथ किसी भी तरीके से खेल लेते हैं, हंसी में, मजाक में, चाहे कैसे भी करते हैं, तो वैसा ही इसमें नदियों के बारे में बताया गया है कि बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावन प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा, वेत्रवती मीन जो वेतवा नदी है को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी मीन प्रेयसी जो होती है वो प्रेमिका होती है, तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी।
यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद आएगा। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदान में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा। अगर हम लोग नदियों को समतल जगह पर देखेंगे तो वो नदियाँ समतल जगह में नदियाँ कहीं को भी बहती हुई चली जाती है ना, तो यही उसमें बताया गया है कि अगर इनको देखेगा फैलती ही जाएंगी। काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लेते हैं तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना मतलब प्रेम की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिड तिब्बत की बात है। उन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। तन और मन ताज़ा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने। इसमें बताया गया है कि जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान भी हम कई कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी कि जो ये नदियाँ हैं, थोलिड तिब्बत की बात कही गई है। मन उचट गया था, तबीयत भी ढीली सी थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। इसमें लेखक जो बता रहे हैं अपने बारे में बता रहे हैं। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए थे पानी में और थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। जो प्रगतिशील पानी था नदियों का उसने असर डाला। तन और मन जो था हमारा, जब नदियाँ बहती हैं तो पानी ठंडा सा पानी ऊपर नीचे करता हुआ जब आता है तो उससे जो लेखक है उनका मन बहुत ताज़ा हो गया और वह वहाँ पर गुनगुनाने लगे। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी। लेखक ने कहा कि जय हो सतलज बहन तुम्हारी। सतलज नदी के बारे में कहा है कि बहन तुम्हारी जय हो। लीला अचरज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी। खुमारी मीन जो मन में बहुत दिनों से विचार आ रहे थे वो हमारे मन से हट गए हैं। जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी, मैं तुम पर बलिहारी जाऊँगा। तुम बेटी या बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। तुम इनकी बेटी हो और तुम्हारे पिता हिमालय हैं। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, चिंता में है लेकिन फिर भी चुप है। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाया हिमालय। प्रकृति की जो नटी है उसके चित्र जो बना है नदी का, उस पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय है। जो हिमालय की छाप है वो बहुत ही अनुपम और बहुत ही अद्भुत है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तो बच्चों, आपको यह पाठ हिमालय की बेटियां पढ़कर बहुत ही अच्छा लगा होगा। इस पाठ को एक बार आप फिर से अध्ययन करिए और फिर इसके शब्द अर्थ अपनी कॉपी में करिए। धन्यवाद।